हेलो एंड वेलकम। अगला जो सेक्शन है हमारे पास आईटी एक्ट में वो है सेक्शन 10A। सेक्शन 10A बात करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या वैलिडिटी होगी जो फॉर्म किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। पहला आ गया इसमें पॉइंट हमारे पास एप्लीकेबिलिटी का। ये अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को जो फॉर्म किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, और ये इंक्लूड करता है, पहला आ गया हमारे पास कम्युनिकेशन प्रपोजल्स का, फिर आ गया एक्सेप्टेंस प्रपोजल्स का, फिर आ गया रेवोकेशंस जो है प्रपोजल का या फिर एक्सेप्टेंस का, फिर आ गया हमारे पास लीगल वैलिडिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डीम्ड नहीं माने जा सकते अनइन्फोर्सेबल सोलली, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है यूज़ किए गए हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 10A। सेक्शन 10A जो है वो बात करता है वैलिडिटी की। किसकी वैलिडिटी? यहाँ पे आ गई हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी जो फॉर्म किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू जो है यहाँ पे फॉर्म किए गए हैं। जो पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास वो है एप्लीकेबिलिटी का पॉइंट। इसमें आ गया ये अप्लाई करता है उन कॉन्ट्रैक्ट को जो फॉर्म किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड हैं? इसमें आ गया हमारे पास पहला कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल्स का, फिर आ गया अगर एक्सेप्ट किया गया है प्रपोजल जो है इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, फिर आ गया हमारे पास तीसरा रिवोक करना जो है किसी भी जो है प्रपोजल को या फिर एक्सेप्टेंस को। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक तो कम्युनिकेट करना प्रपोजल को, फिर एक्सेप्ट करना या फिर रिवोक करना प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को। अगर ये जो तीन चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू अगर की गई हैं तो यहाँ पे जो है वो वैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास लीगल वैलिडिटी, कि क्या वैलिडिटी होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे इन्फोर्सिएबल होगा अगर वो फॉर्म किया गया है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक जो है मींस के थ्रू। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा। और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं? सबसे पहले सेक्शन नंबर 10A टाइटल है हमारे पास वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कि इलेक्ट्रॉनिक मींस से जो है फॉर्म किए गए हैं। किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है एप्लीकेबल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मींस से थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू जो है फॉर्म किए गए हैं। ये इंक्लूड करेगा कम्युनिकेशन प्रपोजल्स का, एक्सेप्टेंस प्रपोजल का, रिवोकेशन जो है प्रपोजल का या एक्सेप्टेंस का। लीगल वैलिडिटी के पॉइंट में आ गया कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिएबल होगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मींस से फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है उसका टाइटल है हमारे पास एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 का टाइटल है हमारे पास एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास सेंट बाय द ओरिजिनेटर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो एट्रीब्यूट किया जाएगा अगर वो सेंड किया गया है पर्सनली ओरिजिनेटर के द्वारा। फिर आ गया सेंड किया गया है अगर ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास कि जो रिकॉर्ड है वो एट्रीब्यूट किया जाएगा अगर सेंड किया गया है पर्सन के द्वारा जो ऑथराइज्ड है एक्ट करने पे कि ओरिजिनेटर के बिहाफ पे उस रिकॉर्ड के रिगार्डिंग। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास सेंट बाय ऑटोमेटेड सिस्टम। जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो एट्रीब्यूट किया जाएगा अगर वो सेंड किया गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोग्राम्ड है बाय या ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर ऑपरेट करने के लिए ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटेड सिस्टम में आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे पास फ़ोन नंबर्स हैं या फिर कोई जो कंपनीज़ का अगर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपके पास तो वहाँ पे एक ऑटोमेटेड जो है मैसेजेस जनरेट होते हैं। तो अगर वो रिकॉर्ड भी वहाँ से सेंड किया गया है तो वो भी जो है यहाँ पे इस सेक्शन के अंडर जो है माना जाएगा। तो इसमें आ गया हमारे पास तीन चीज़ें ये जो है हमारे पास माना जाएगा। सबसे पहले जो है इसमें हमने क्या याद रखना है? सबसे पहले हमने याद रखना है चैप्टर नंबर है हमारे पास 4।
इसके जो टाइटल है हमारे पास वो है एट्रीब्यूशन, फिर है एक्नॉलेजमेंट, फिर आ गया डिस्पैच जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। तो इसमें सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का जो जनरल मतलब होता है वो होता है कि ये जो चीज़ है ये किसके द्वारा की गई है वो मानना। तो इसमें आ गया हमारे पास कब माना जाएगा कि पहला आ गया कि कब जो है ओरिजिनेटर ने सेंड किया है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा कि वो एट्रीब्यूट किया गया है अगर वो पर्सनली जो है ओरिजिनेटर ने सेंड किया है। फिर आ गया सेंड किया गया है अगर ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, ये माना जाएगा कि रिकॉर्ड एट्रीब्यूट किया गया अगर वो सेंड किया गया है ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा या फिर जो है ओरिजिनेटर के बिहाफ पे। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास अगर ऑटोमेटेड सिस्टम से जो है वो सेंड किया गया है तो रिकॉर्ड माना जाएगा कि वो जो है उसी पर्सन या एंटिटी ने सेंड किया है अगर वहाँ से जो है कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेटेड होती है या सिस्टम ने प्रोग्राम की गई है और जो ओरिजिनेटर है उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली। यह आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 11 जो कि बात करता है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। तो इसमें जो हमें चीज़ याद रखनी है वो है हमारे पास चैप्टर 4 जो है बात करता है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट, डिस्पैच जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। सेक्शन 11 जो है वो बात करता है एट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। पहला आ गया सेंड किया गया है अगर पर्सनली ओरिजिनेटर के द्वारा, फिर आ गया जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो ऑथराइज्ड है एक्ट करने के लिए ओरिजिनेटर के बिहाफ पे। तीसरा आ गया ऑटोमेटेड सिस्टम, अगर इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम प्रोग्राम किया गया है ओरिजिनेटर के बिहाफ पे कि वो जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, तो वहाँ से भी अगर कोई रिकॉर्ड भेजा जाता है तो वो माना जाएगा जो सोर्स है हमारे पास उसी ने जो है वो भेजा है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 12 जो है वो बात करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट की। पहला आ गया जनरल एक्नॉलेजमेंट जो कि है नो स्पेसिफिक फॉर्म स्टिपुलेटेड। इसमें आ गया हमारे पास अगर ओरिजिनेटर रिक्वायर नहीं करता है एक स्पेसिफिक फॉर्म या मेथड, एक्नॉलेजमेंट दी जा सकती है बाय कोई भी कम्युनिकेशन एड्रेसी के द्वारा, ऑटोमेटेड या फिर अदरवाइज कोई भी कंडक्ट जो है एड्रेसी का इंडिकेटिंग रिसीट जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। फिर आ गया सेकेंड पॉइंट हमारे पास एक्नॉलेजमेंट अगर रिक्वायर्ड है फॉर बाइंडिंग। अगर ओरिजिनेटर स्टिपुलेट करता है, ये कंडीशन डालता है कि रिकॉर्ड जो है वो बाइंडिंग होगा सिर्फ जो है एक्नॉलेजमेंट पे, तो जो रिकॉर्ड है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो कभी सेंड नहीं किया गया जब तक कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव नहीं हो जाती है। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास रीजनेबल टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। जो ओरिजिनेटर है वो रिक्वायर नहीं करता है एक्नॉलेजमेंट बाइंडिंग की, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई है, तो जो ओरिजिनेटर है वो नोटिफाई कर सकता है एड्रेसी को स्पेसिफाई करके एक रीजनेबल टाइम एक्नॉलेजमेंट का। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई है उस टाइम के अंदर तो जो ओरिजिनेटर है वो ट्रीट कर सकता है कि जो रिकॉर्ड है वो कभी सेंड ही नहीं हुआ। तो इसमें हमारे पास जो है इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 किसकी बात करता है? ये बात करता है एक्नॉलेजमेंट की, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। पहला जो पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास वो है जनरल एक्नॉलेजमेंट। जनरल एक्नॉलेजमेंट कोई स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो स्टिपुलेटेड नहीं है। अगर यहाँ पे जो ओरिजिनेटर है वो रिक्वायर नहीं करता है कोई भी स्पेसिफिक मेथड, तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो कैसे दी जा सकती है? एक्नॉलेजमेंट जो है वो दी जा सकती है कोई भी कम्युनिकेशन जो है एड्रेसी के द्वारा, ये ऑटोमेटेड भी हो सकता है या फिर अदरवाइज भी हो सकता है। सेकेंड आ गया कोई भी कंडक्ट जो है एड्रेसी का, पहला आ गया कम्युनिकेशन, दूसरा आ गया जो कंडक्ट है एड्रेसी का जो बताता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिसीट जो है हो गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फिर आ गया सेकेंड पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे जो है एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है, एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है बाइंडिंग के लिए।
इसमें अगर ओरिजिनेटर स्टिपुलेट करता है कि रिकॉर्ड बाइंडिंग तभी होगा तब एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड को माना जाएगा कि वो कभी भी सेंड नहीं किया गया था जब तक कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव नहीं होती है। तो यहाँ पे कंपलसरी है एक्नॉलेजमेंट का रिसीव करना। तीसरा आ गया रीजनेबल टाइम क्या है एक्नॉलेजमेंट के लिए। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट कि अगर ओरिजिनेटर जो है वो रिक्वायर नहीं करता है एक्नॉलेजमेंट बाइंडिंग के लिए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें जो ओरिजिनेटर है वो नोटिफाई करेगा एड्रेसी को कि एक रीजनेबल टाइम देगा उसको जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए। अगर एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई है उस टाइम के अंदर तो जो ओरिजिनेटर है वो ट्रीट करेगा रिकॉर्ड को कि वो कभी भी जो है सेंड नहीं किया गया है, नेवर सेंट। तो इसमें हम जो है जिस्ट देखते हैं इस सेक्शन का। सबसे पहले आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 बात करता है एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीट की। एक्नॉलेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास वो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए है हमारे पास, इसने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, यहाँ पे बी हमारे पास एड्रेसी होगा और जो ए होगा हमारे पास वो जो है ओरिजिनेटर होगा। तो ओरिजिनेटर ने यहाँ पे एड्रेसी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो भेजा है। यहाँ पे जो बी है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यहाँ पे ओरिजिनेटर को कि मुझे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो रिसीव हो गया है। पहला जो आ गया इसमें आप प्रोविजन के हिसाब से, यह आपका जो है जनरल कॉन्सेप्ट है एक्नॉलेजमेंट का। यहाँ पे पहला पॉइंट है जनरल एक्नॉलेजमेंट। अगर ओरिजिनेटर रिक्वायर्ड नहीं करता है, यहाँ पे जैसे कि ए रिक्वायर नहीं करता है कोई भी जो स्पेसिफिक फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट भेजना, इसमें आ गया कम्युनिकेट कर सकता है एड्रेसी, ऑटोमेटेड हो सकता है या अदरवाइज हो सकता है, या कोई कंडक्ट जो है एड्रेसी का वो इंडिकेट कर सकता है कि उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है बाइंडिंग के लिए। अगर ओरिजिनेटर जो है यहाँ पे स्टिपुलेट करता है कि रिकॉर्ड तभी बाइंडिंग होगा तब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाएगी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड माना जाएगा कि वो जो है कभी सेंड ही नहीं हुआ है अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी। तीसरा आ गया रीजनेबल टाइम हमारे पास। ओरिजिनेटर जो है वो रिक्वायर नहीं करता है कोई भी एक्नॉलेजमेंट बाइंडिंग के लिए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई है, तो यहाँ पे आ गया रीजनेबल टाइम। ओरिजिनेटर नोटिफाई करेगा एड्रेसी को कि ये जो है रीजनेबल टाइम है, इसके अंदर जो है आप मुझे जो है वापस जो है एक्नॉलेजमेंट भेजें। यहाँ पे जो है अगर उस टाइम में रिसीव नहीं हुई है कोई भी एक्नॉलेजमेंट, तो रिकॉर्ड को माना जाएगा कि वो कभी भी सेंड नहीं किया गया। तो बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक्नॉलेजमेंट का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप जनरल लैंग्वेज में भी देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। यहाँ पे जो जनरल एक्नॉलेजमेंट था उसमें कैसे एक्नॉलेजमेंट दी जा सकती है, कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर कंडक्ट के थ्रू। सेकंड पॉइंट आ गया जहाँ पे बाइंडिंग होना, अगर रिकॉर्ड तभी बाइंडिंग होगा तब एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी, तो अगर वो नहीं सेंड हुई है तो रिकॉर्ड को माना जाएगा कि वो कभी सेंड ही नहीं किया गया। तीसरा आ गया रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम जो है वो नोटिफाई किया जाएगा ओरिजिनेटर के द्वारा एड्रेसी को कि इस रीजनेबल टाइम में जो आप भेजे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा गया तो रिकॉर्ड माना जाएगा कि वो कभी भी सेंड नहीं किया गया। तो बेसिकली आपकी ये कीवर्ड्स हैं, आपको ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या टाइम एंड प्लेस होगा डिस्पैच का और रिसीट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। पहला पॉइंट आ गया हमारे पास टाइम जो है डिस्पैच का। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, डिस्पैच अकर करता है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर करता है कंप्यूटर सोर्स में आउटसाइड द ओरिजिनेटर्स कंट्रोल। तो ये जब तक कि दूसरे तरीके से जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या अग्रीमेंट की टर्म्स नहीं है, डिस्पैच कब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर करता है कंप्यूटर सोर्स में जो ओरिजिनेटर की जो कंट्रोल के बाहर है। फिर आ गया टाइम क्या है रिसीट का। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, एड्रेसी जो है एक डेजिग्नेटेड कंप्यूटर सोर्स है, तो यहाँ पे रिसीट अकर होगा जब रिकॉर्ड एंटर करेगा उस डेजिग्नेटेड सोर्स में। अगर सेंड किया गया है एक नॉन डेजिग्नेटेड सोर्स को तो रिसीट अकर होगी तब रिकॉर्ड जो है रिट्रीव किया गया है एड्रेसी के द्वारा।
अगर एड्रेसी के पास कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर सोर्स नहीं है तो रिसीट अकर होगी जब रिकॉर्ड जो है वो एंटर करता है एड्रेसी के कंप्यूटर सोर्स में। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 13 आ गया हमारे पास। सेक्शन 13 जो है वो दो चीज़ों की बात करता है। यहाँ पे जो है बात की जाती है टाइम की एंड प्लेस की, डिस्पैच की और रिसीव की। सबसे पहले हम टाइम देखेंगे, इस स्लाइड में हम लोग टाइम देखेंगे। टाइम आ गया हमारे पास पहला डिस्पैच का टाइम, दूसरा आ गया हमारे पास रिसीट का टाइम। डिस्पैच का टाइम कब माना जाएगा? तब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो एंटर करेगा कंप्यूटर रिसोर्स में जो आउटसाइड है ओरिजिनेटर के कंट्रोल से। मतलब एक जो कंट्रोल है वो ओरिजिनेटर कंट्रोल कर रहा है, उससे अगर दूसरे कंप्यूटर सोर्स में चीज़ जाती है तो माना जाएगा, एंटर करती है यहाँ पे तो वो माना जाएगा यहाँ पे टाइम ऑफ डिस्पैच। रिसीट का टाइम कब माना जाएगा? रिसीट में हमारे पास फर्दर 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड होगा। पहला आ गया हमारे पास अगर एड्रेसी के पास डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है, दूसरा आ गया अगर एड्रेसी के पास जो है डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है। तो अगर उसके पास डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है तो रिसीट अकर होगी जब रिकॉर्ड जो है वो एंटर करेगा डेजिग्नेटेड रिसोर्स में। अगर सेंड किया गया है किसी नॉन डेजिग्नेटेड रिसोर्स को तो रिसीट अकर होगी जब जो रिकॉर्ड है वो रिट्रीव किया गया है, वो जो है रिट्रीव किया गया है एड्रेसी के द्वारा। यहाँ पे एड्रेसी के पास अगर कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है तो यहाँ पे रिसीट अकर होगी जब रिकॉर्ड जो है वो एंटर करता है एड्रेसी के कंप्यूटर जो है रिसोर्स में। तो ये आपके पास छोटा सा चार्ट है, यहाँ पे सेक्शन 13 की बात करता है। सेक्शन 13 जो है वो जनरली बात करता है टाइम एंड प्लेस की, डिस्पैच और रिसीट जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। इस स्लाइड में हमने टाइम की बात की है, डिस्पैच का टाइम और रिसीट का टाइम। डिस्पैच का टाइम होगा जब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो एंटर करता है किसी कंप्यूटर सोर्स में जो आउटसाइड जो ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बाहर है। रिसीट कब होगा? रिसीट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जब एड्रेसी के पास एक डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है। अगर जो सेकंड जो है हमारे पास वो है कि अगर एड्रेसी के पास डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है। जब उसके पास डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स होता है तो जब रिकॉर्ड एंटर करता है उस डेजिग्नेटेड रिसोर्स में तब माना जाता है ये टाइम है रिसीट का। अगर किसी नॉन डेजिग्नेटेड रिसोर्स को भेजा है तो जब हमारे पास रिकॉर्ड रिट्रीव किया जाता है एड्रेसी के द्वारा तो वो टाइम माना जाता है रिसीट का। इसमें आगे अगर कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है तो जो रिसीट है वो अकर होगी जब रिकॉर्ड जो है वो एंटर करेगा एड्रेसी के कंप्यूटर रिसोर्स में। तो ये जो की टर्म्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है, आप चार्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, आपको कीवर्ड्स ऐसे याद रखने में थोड़ा सा इजी होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट। इसमें आ गया अनलेस अदरवाइज अग्रीड। डिस्पैच जो है वो डीम्ड माना जाता है जो ओरिजिनेटर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है। रिसीट जो है वो डीम्ड माना जाता है कि जहाँ पे एड्रेसी का प्लेस ऑफ बिजनेस है। 4th पॉइंट आ गया हमारे पास एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस लोकेशंस। टाइम जो है रिसीट का वो अप्लाई होता है इवन इफ कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड है किसी और जगह पे देन जो प्लेस है हमारे पास बिजनेस का। डेफिनेशन जो है प्लेस ऑफ बिजनेस की, अगर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई प्लेस नहीं है बिजनेस का जो यूजुअल प्लेस है रेसिडेंस का वो कंसिडर किया जाएगा। एक बॉडी कॉरपोरेट के लिए जो प्लेस है रजिस्ट्रेशन का वो हमारे पास यूजुअल प्लेस होगा रेसिडेंस का। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3rd पॉइंट बात करता है प्लेस की। प्लेस जो है अगेन हमारा 2 पार्ट्स में जाएगा। डिस्पैच का प्लेस आ गया हमारे पास और दूसरा आ गया हमारे पास रिसीट का जो है प्लेस। डिस्पैच का प्लेस माना जाएगा यहाँ पे जो ओरिजिनेटर है हमारे पास, ओरिजिनेटर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है। रिसीट का आ गया हमारे पास यहाँ पे जो एड्रेसी है हमारे पास जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भेजे गए हैं उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो माना जाएगा रिसीट का प्लेस। 4th पॉइंट बात करता है एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस लोकेशंस। जो टाइम है रिसीट का वो अप्लाई होगा इवन इफ जो कंप्यूटर है वो किसी दूसरी जो लोकेशन है वहाँ पे लोकेटेड है देन जो प्लेस ऑफ बिजनेस है।
फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेसेस की। पहला बात करता है यहाँ पे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमारे पास जो प्रिंसिपल प्लेस है, जो मेन ऑफिस होता है प्लेस ऑफ बिजनेस का, वो कंसिडर किया जाएगा। जहाँ पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है वहाँ पे जो यूजुअल प्लेस है रेसिडेंस का, जहाँ पे उनका घर है या जहाँ से ऑफिस के काम वो संभालते हैं, वो कंसिडर किया जाएगा। तीसरा आ गया हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में आ गया हमारे पास जो प्लेस है रजिस्ट्रेशन का, वो यूजुअल प्लेस होता है रेजिडेंस का। तो यहाँ पे आपको जो है क्या ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट आ गया प्लेस की बात करता है, डिस्पैच का प्लेस और रिसीट का प्लेस। डिस्पैच का प्लेस माना जाएगा जो ओरिजिनेटर का हमारे पास प्लेस ऑफ बिजनेस है। रिसीट आ गया हमारे पास जो एड्रेसी का प्लेस ऑफ बिजनेस है। टाइम जो है रिसीट का वो अप्लाई करता है इवन इफ जो कंप्यूटर है वो आउटसाइड या किसी ऐसी लोकेशन में है जो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है नहीं है। फिफ्थ आ गया डेफिनेशन, जहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कंसिडर किया जाता है। जहाँ पे कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है वहाँ पे जो यूजुअल प्लेस है रेसिडेंस का, वो कंसिडर किया जाता है। और एक बॉडी कॉर्पोरेट में जो प्लेस है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, वो जो है जनरली रेजिडेंस जो है माना जाता है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये तो इनफैक्ट आप यहाँ से रीड करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा टेबल फॉर्म थोड़ा सा कीवर्ड फॉर्म में है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखें किसी भी जो है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 जो है वो बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 14 जो कि बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। पहला आ गया डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाता है एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब सिक्योरिटी प्रोसीजर उस पर अप्लाई होते हैं। दूसरा पॉइंट आ गया ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी। रिकॉर्ड जो है वो डीम्ड माना जाता है सोर्स, वो जो है डीम्ड रिकॉर्ड जो है वो डीम्ड माना जाता है सिक्योर उस टाइम से जब सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, जब तक कि वो वेरीफाई नहीं किया जाता। तो इसमें आ गया हमारे पास इस स्लाइड में सबसे पहले हम चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर है हमारे पास 5। इसका जो टाइटल है वो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो पहला जो है हमारे पास इसमें सेक्शन वो है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट डेफिनेशन का। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब बनता है जब उस पर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं। फिर आ गया ड्यूरेशन क्या है सिक्योरिटी की। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ड्यूरेशन क्या है सिक्योरिटी की। एक रिकॉर्ड माना जाएगा कि वो जो है डीम्ड सिक्योर है उस टाइम से जब प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होता है, फ्रॉम द टाइम, उस टाइम से जब प्रोसीजर अप्लाई होता है टिल द टाइम वो जो है वेरीफाई होता है। तो अप्लाइड टाइम से लेके वेरीफाइड टाइम तक जो है वो माना जाएगा कि यहाँ पे जो है वो सिक्योर जो है रिकॉर्ड है। तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है उसका टाइटल है हमारे पास सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। इसमें आ गया डेफिनेशन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनता है जब उस पर सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई होते हैं। ड्यूरेशन क्या है इसमें सिक्योरिटी की कि रिकॉर्ड माना जाएगा कि वो डीम्ड सिक्योर है उस टाइम से जब फर्स्ट टाइम उस पर सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई होते हैं टिल द टाइम वो जो है वेरीफाई होते हैं। तो इस टाइम पीरियड के बीच जो है वो माना जाएगा कि वो जो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। तो ये कीवर्ड्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। इसमें आ गया हमारे पास डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर वो मीट करता है फॉलोइंग कंडीशंस को। कंडीशन नंबर 1 आ गई हमारे पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल। सिग्नेचर जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है वो होना चाहिए एक्सक्लूसिव कंट्रोल में सिग्नेटरी के और किसी और पर्सन के नहीं, उस टाइम पे जब वो अफिक्स कर रहा है सिग्नेचर को।
सेकंड कंडीशन है सिक्योर स्टोरेज एंड एफिक्सेशन। जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है वो स्टोर किया जाना चाहिए और अफिक्स किया जाना चाहिए एक्सक्लूसिव मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है रेलेवेंट रूल्स और रेगुलेशंस से। इसमें आ गया हमारे पास एक्सप्लेनेशन, जो कि बात करता है स्पेसिफिक टू डिजिटल सिग्नेचर्स के। डिजिटल सिग्नेचर के केस में जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है वो रेफर करता है जो प्राइवेट की है सब्सक्राइबर की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए हमारे पास जो है 2 कंडीशंस हैं जो वो फुलफिल करनी है। पहला आ गया एक्सक्लूसिव कंट्रोल, दूसरा आ गया हमारे पास सिक्योर स्टोरेज एंड एफिक्सेशन। एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका होना चाहिए? यहाँ पे जो सिग्नेटरी है, जो साइन करने वाला है, उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना चाहिए उस डेटा पे, उस टाइम पे जब वो अफिक्स कर रहा है अपने जो है सिग्नेचर। दूसरा पॉइंट बात करता है सिक्योर स्टोरेज एंड एफिक्सेशन की। यहाँ पे जो डेटा है वो स्टोर किया जाना चाहिए, अफिक्स किया जाना चाहिए एक्सक्लूसिव मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर के केस में जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है वो रेफर करता है प्राइवेट की को सब्सक्राइबर की, जो सब्सक्राइबर की प्राइवेट की होती है उसको रेफर करता है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है सेक्शन 15 हमारे पास। सेक्शन 15 जो है वो बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर तभी होगा जब उसकी जो है 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहला है एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना चाहिए सिग्नेटरी का उस टाइम पे जब वो सिग्नेचर अफिक्स कर रहा है। दूसरा आ गया सिक्योर स्टोरेज एंड एफिक्सेशन की एक्सक्लूसिव मैनर में जो है स्टोर किया जाना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके हिसाब से। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास कि डिजिटल सिग्नेचर के केस में जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है ये रेफर करता है प्राइवेट की को जो है सब्सक्राइबर की। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास सेक्शन 15 है और यहाँ पे इसके की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 जो है वो बात करता है सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। पहला आ गया हमारे पास अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब। कौन सी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस सेक्शन 14 के पर्पस से, जो कि है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और 15 जो कि है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को लेके। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास कंसिडरेशंस इन प्रिस्क्रिप्शन। जब प्रिस्क्राइब करते हैं ये जो प्रोसीजर्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अकाउंट में ले सकती है। पहला है हमारे पास कमर्शियल सर्कमस्टांसेस, नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का, कुछ और रिलेटेड फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं एप्रोप्रिएट। फिर आ गया प्रोवाइजो। इसमें हमारे पास जो पावर है प्रिस्क्राइब करने की वो सब्जेक्ट टू है प्रोवाइजो कि रेलेवेंट कमर्शियल और ट्रांजैक्शन फैक्टर्स जो हैं वो ड्यूली रिगार्ड किए जाएं। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 बात करता है सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस की। पहला जो पॉइंट है वो बात करता है कौन सी अथॉरिटी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। अथॉरिटी आ गई इसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर या प्रैक्टिसेस होंगे, किन पर्पस से? सेक्शन 14 के पर्पस से जो बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, और सेक्शन 15 के पर्पस से जो बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। अभी जो हमने 2 सेक्शंस कवर किए हैं। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कंसिडरेशन। कौन कौन से कंसिडरेशन जो हैं वो लिए जा सकते हैं, चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर कर सकती है? पहला है हमारे पास कमर्शियल सर्कमस्टांसेस। फिर जो आसपास के कमर्शियल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। फिर आ गया जो नेचर है हमारे पास ट्रांजैक्शंस का वो, और जो अदर रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको। प्रोवाइजो आ गया इसमें हमारे पास कि जो पावर है प्रिस्क्राइब करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सब्जेक्ट टू होगी जो कमर्शियल प्लस जो ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स हैं वो ड्यूली रिगार्ड किए गए हैं। तो
तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट कि अथॉरिटी कौन सी होगी। इसमें आ गया यहाँ पे अथॉरिटी होगी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कैसे जो है सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और क्या जो प्रैक्टिसेस हैं किस पर्पस के लिए। सेक्शन 14 के पर्पस के लिए जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, और सेक्शन 15 जो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। क्या क्या कंसिडर किए जा सकते हैं फैक्टर्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है कमर्शियल सर्कमस्टांसेस, नेचर जो है ट्रांजैक्शन का, अदर जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं। प्रोवाइजो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको ड्यूली रिगार्ड करेगी और उसके बाद ही जो है प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस को स्पेसिफाई करेगी। यहाँ पे जो है आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी जो है आईटी एक्ट आपका अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो मैं सारे के सारे आईटी एक्ट के जितने भी आपके पास सेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करके और चैनल पे जो है आई विल सेव इट ऑन चैनल जितने भी वीडियोस बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए जो इस फॉर्मेट में है, प्री के लिए अगर आपको चाहिए जो आपकी की पॉइंट्स के फॉर्मेट में है, प्लस इसके अलावा जितने भी मेंस के सब्जेक्ट कवर हुए हैं हमारे पास इस चैनल पे, जो कि हमारे पास अगेन आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है और आपको प्रॉपर आंसर करवाया गया है फ्रॉम इंट्रो टू कंक्लूजन कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आपको मेंस की पीडीएफ चाहिए या प्री की पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे पास जो पिन्ड कमेंट है वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं पीडीएफ की कि कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल है और क्या प्रोसीजर होगा उसको लेने का। तो आप जो है अगर किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज आप छोड़ सकते हैं, आपको ड्यूली जो है वापस आंसर किया जाएगा और आपकी हर एक इंक्वायरी जो है वो सॉल्व की जाएगी। बाकी आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारे पास पॉलिटी का सब्जेक्ट। तो पॉलिटी के सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी आपका बहुत ही प्राइम सब्जेक्ट है तो उसके लिए जो है आप सब लोग रेडी रहें। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।